बचपन से हम सब ने स्कूल की किताबों में जनरल नॉलेज की क्विज़ेस में एक लाइन जरूर सुनी और पढ़ी है। हम्म वास्को दा गामा ने भारत की खोज। हम्म सीधी सी बात लगती है ना? हाँ, एक तारीख, एक नाम और एक देश। बिल्कुल। ये उन हिस्टोरिकल फैक्ट्स में से एक है जो दिमाग में बस जाता है। वास्को द गामा, 1498, भारत की खोज। किस्सा खत्म। किस्सा खत्म। लेकिन हमारे पास आज जो स्रोत हैं, उन्होंने मेरे दिमाग में, आप कह सकते हैं, एक कीड़ा डाल दिया है। अच्छा। हाँ, वो इस सीधी सी लगने वाली लाइन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम इस कहानी की तह तक चलेंगे। 1498 में असल में हुआ क्या था? क्या ये सच में खोज थी? और इस एक लाइन के पीछे की कहानी हमारे इतिहास को देखने का नजरिया कैसे बदल सकती है? चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प पड़ताल होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है। सही। ये इस बारे में है कि इतिहास लिखा कैसे जाता है और उसे भी जरूरी सुनाया कैसे जाता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। स्रोत का कहना है कि ये जो बात है ना, कि वास्को द गामा ने भारत की खोज की, जी, यह कहना ही गलत है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। अगर भारत को खोजा नहीं गया, तो इसका क्या मतलब है कि 1498 से पहले भारत दुनिया के लिए कोई अनजान जगह नहीं था? अनजान बिल्कुल नहीं। यही तो सारी कहानी का सबसे मजेदार पहलू छिपा है। बताइए। स्रोत के मुताबिक भारत उस समय कोई गुमनाम टापू नहीं था जो समंदर में कहीं खो गया हो। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे जीवंत सभ्यताओं में से एक था। मतलब हम सिर्फ कुछ 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम हजारों साल पुरानी बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब वास्को द गामा कालीकट के तट पर उतरा, उससे करीब 4000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ फल फूल रही थी, जहां दुनिया के पहले प्लैन्ड सिटीज में से एक थे। 4000 साल? हाँ, यहाँ वेदों और उपनिषदों का ज्ञान था। गणित में शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार भारत में हो चुका था। खगोल विज्ञान और चिकित्सा में दुनिया बहुत आगे थी। तो ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसे खोजे जाने का इंतजार था। तो खोज शब्द का इस्तेमाल ही अपने आप में एक तरह से बिल्कुल। इस पूरे इतिहास को मिटाने जैसा है, नहीं? ये ऐसा है जैसे कोई आज आकर कहे कि उसने दिल्ली की खोज की है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये शब्द जो है खोज, ये कहानी को एक खास नजरिए से दिखाता है। यूरोपीय नजरिए से। हाँ, बिल्कुल यूरोपीय नजरिए से। उनके लिए, जो दुनिया के उस हिस्से से आए थे, ये एक नए समुद्री रास्ते की खोज थी जिससे वो सीधे भारत पहुंच सकते थे। तो उनके पर्सपेक्टिव से ये एक डिस्कवरी थी। अच्छा। लेकिन भारत के लिए, या कहिए अरब और चीन के व्यापारियों के लिए जो सदियों से यहाँ आ जा रहे थे, उनके लिए तो ये एक सामान्य दिन था जब एक और विदेशी जहाज किनारे पर आके लगा। खोज शब्द इस कहानी को यूरोसेंट्रिक बना देता है, यानी यूरोप को दुनिया का केंद्र मानकर सुनाता है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि भारत कोई गुमनाम जगह नहीं थी। तो फिर इस यात्रा को, इस 1498 की घटना को इतनी बड़ी बात क्यों माना जाता है? अगर मकसद भारत को खोजने का नहीं था, तो फिर वास्को द गामा और पुर्तगाल के राजा, मतलब अपनी जान और इतना पैसा जोखिम में डालकर महीनों का समुद्री सफर क्यों कर रहे थे? असल मिशन क्या था? असल मिशन एक शब्द में सिमटा हुआ है: मसाले। मसाले, मतलब काली मिर्च और लौंग। हाँ, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल। आज हमें ये सुनने में शायद बहुत मामूली लगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 15वीं सदी के यूरोप में मसाले सोने और चांदी जितनी कीमती थे। वो सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते थे, बल्कि दवाइयों में इस्तेमाल होते थे। और सबसे बढ़कर, वो अमीरी और स्टेटस का सिंबल थे। और इन मसालों का सबसे बड़ा स्रोत था भारत और उसके आसपास के द्वीप। तो ये एक तरह का स्पाइस रश था, जैसे बाद में हम गोल्ड रश के बारे में सुनते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक समस्या थी। यूरोप तक ये मसाले पहुंचते पहुंचते कई हाथों से गुजरते थे। भारत से अरब व्यापारी उन्हें खरीदते थे, फिर वो उन्हें मिस्र के अलेक्जेंड्रिया या ऑटोमन साम्राज्य के बंदरगाहों तक लाते थे। अच्छा, एक पूरी सप्लाई चेन थी। हाँ, और वहां से वेनिस के व्यापारी उन्हें खरीदकर पूरे यूरोप में बेचते थे। हर पड़ाव पर कीमतें आसमान छूने लगती होंगी। आसमान छूने लगती थीं। पुर्तगाल का मिशन इस पूरी लंबी और महंगी सप्लाई चेन को बाईपास करना था। वो सीधे स्रोत तक पहुंचकर बिचौलियों को हटाना चाहते थे और मसालों के व्यापार पर अपना कब्जा करना चाहते थे। ये एक आर्थिक मिशन था, खोज का नहीं। मतलब वास्को डा गामा का काम एक समुद्री सीईओ जैसा था, आप कह सकते हैं। जिसका टारगेट था कि कंपनी के लिए एक नया, ज्यादा फायदेमंद ट्रेड रूट खोलना है। हाँ,
लेकिन ये सफर आसान तो नहीं रहा होगा। उस समय की टेक्नोलॉजी के साथ अटलांटिक और फिर हिंद महासागर को पार करना, ये तो लगभग एक सुसाइड मिशन जैसा लगता है। ये बेहद खतरनाक था और यहीं पे टेक्नोलॉजी की भूमिका आती है। पुर्तगालियों ने एक नए तरह का जहाज बनाया था जिसे कैरवेल कहते थे। कैरावेल? जी, ये पहले के जहाज़ों से छोटा था, हल्का था और तेज था। इसकी खास बात ये थी कि ये हवा के विपरीत दिशा में भी चल सकता था, जो लंबी समुद्री यात्राओं के लिए एक गेम चेंजर था। सही बात है। लेकिन सिर्फ जहाज होना ही काफी नहीं था, जाहिर है। उन्हें रास्ता भी तो पता होना चाहिए था। अटलांटिक तो फिर भी वो जानते थे, लेकिन अफ्रीका का चक्कर लगाकर हिंद महासागर में घुसना, वो तो उनके लिए बिल्कुल अनजान इलाका था। और यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसका जिक्र अक्सर पश्चिमी इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। वो क्या? जब वास्को द गामा अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचा, तो वो और उसकी टीम हिंद महासागर के मानसून हवाओं के पैटर्न से बिल्कुल अनजान थे। वो लगभग खो चुके थे। अच्छा। तब केन्या के पास मलिंदी नाम की जगह पर उन्हें एक गाइड मिला। एक गाइड? कौन था वो? स्रोत बताते हैं कि वो एक गुजराती नाविक था जिसका नाम कई जगहों पर कांजी मालम बताया जाता है। कांजी मालम? जी, वो एक बेहद अनुभवी व्यापारी और नाविक था जो हिंद महासागर के रास्तों और मानसून को अपनी हथेली की तरह जानता था। उसी ने वास्को द गामा के जहाज को हिंद महासागर के पार सीधे कालीकट तक पहुंचाने में मदद की। अरे वाह! तो विडंबना देखिए, जिस व्यक्ति को भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है, उसे भारत का रास्ता एक भारतीय ने ही दिखाया था। ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। मतलब ये कोई अकेले हीरो का सफर नहीं था, बल्कि स्थानीय ज्ञान और मदद के बिना अधूरा था। तो कांजी मालम की मदद से गामा कालीकट पहुंच गया। लेकिन वहां क्या हुआ? क्या उसका वैसा ही भव्य स्वागत हुआ जैसा हम सोचते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ? बिल्कुल नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कालीकट उस समय एक बहुत बड़ा और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। वहां के राजा, जिन्हें ज़ैमोरिन कहा जाता था, बहुत अमीर और शक्तिशाली थे। उनका दरबार चीन, अरब, अफ्रीका के व्यापारियों से भरा रहता था, जो सोना, रेशम और कीमती तोहफे लेकर आते थे। और गामा क्या लेकर गया था? स्रोत के अनुसार गामा के तोहफे बहुत ही मामूली थे। ऊनी कपड़े, कुछ टोपियां, शहद और तेल। बस? हाँ, और जब ये तोहफे ज़मोरिन के सामने पेश किए गए, तो दरबार में मौजूद लोग हंसने लगे। ज़मोरिन को ये अपना अपमान लगा। उसे लगा कि यह कोई बड़ा राजा नहीं, बल्कि कोई छोटा-मोटा समुद्री लुटेरा है। ओहो, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया। ये तो फिल्मों में दिखाए जाने वाले सीन से बिल्कुल उल्टा है, जहां दिखाते हैं कि राजा और प्रजा इन विदेशियों को देखकर हैरान हो गए। हैरान तो हुए, लेकिन उनकी ताकत देखकर नहीं, बल्कि उनके लाए गए मामूली सामान और उनके रूखे व्यवहार को देखकर। अच्छा। ज़ैमोरिन ने उन्हें व्यापार करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन उन पर भारी टैक्स लगा दिया और उनके व्यवहार से खुश नहीं थे। गामा को खाली हाथ तो नहीं लौटना पड़ा। वो कुछ मसाले ले जाने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी पहली यात्रा तिजारती लिहाज से ज्यादा सफल नहीं थी। वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकला। अगर पहली यात्रा इतनी मुश्किलों भरी थी, तो फिर इतिहास में इसे इतनी बड़ी सफलता क्यों माना जाता है? इसका इतना गहरा असर कैसे हुआ? क्योंकि गामा ने सबसे मुश्किल काम कर दिया था। क्या? उसने ये साबित कर दिया था कि ये रास्ता मौजूद है और इस पर सफर किया जा सकता है। जब वो मसालों का छोटा सा जत्था लेकर लिस्बन वापस पहुंचा, तो उसकी कीमत पूरी यात्रा के खर्च से 60 गुना ज्यादा थी। 60 गुना? हाँ, पुर्तगाल के राजा को मुनाफे का गणित समझ आ गया। जाहिर है। इसके बाद जो हुआ, उसने इतिहास की धारा बदल दी। अगली बार पुर्तगाली जहाज सिर्फ व्यापार करने नहीं आए, तो वो तोपों और सैनिकों के साथ आए। उन्होंने अरब व्यापारियों के जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया, बंदरगाहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने व्यापार नहीं किया, उन्होंने व्यापार पर हिंसक तरीके से एकाधिकार कर लिया। तो ये जो जुड़ाव था, जी, ये बहुत जल्द ही टकराव और कब्जे में बदल गया। बिल्कुल। इस एक समुद्री रास्ते के खुलने का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। जो मसालों का व्यापार सदियों से वेनिस और ऑटमन साम्राज्य को अमीर बना रहा था, वो रातों रात ठप हो गया।
सारा पैसा पुर्तगाल जा रहा था। हाँ, सारा मुनाफा लिस्बन जा रहा था। दुनिया का आर्थिक केंद्र भूमध्य सागर से हटकर अटलांटिक महासागर की ओर खिसक गया। और ये यूरोपीय साम्राज्यवाद की असली शुरुआत थी, जिसकी नींव वास्को द गामा की इसी यात्रा ने रखी थी। तो अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखें जी, तो ये भारत की खोज की एक मासूम सीधी सादी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में मसालों के व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक नए रास्ते की खोज थी, जिसने दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया और आने वाली सदियों के उपनिवेशवाद का दरवाजा खोल दिया। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है। ये खोज की नहीं, बल्कि दुनिया के एक हिस्से द्वारा दूसरे हिस्से पर आर्थिक और फिर सैन्य प्रभुत्व स्थापित करने की शुरुआत की कहानी है। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार यही निकलता है कि वास्को दा गामा एक खोजकर्ता से ज्यादा एक मार्ग प्रदर्शक था। उसने किसी गुमनाम देश को नहीं खोजा, बल्कि दो महाद्वीपों के बीच व्यापार का एक ऐसा समुद्री रास्ता खोला जिसने वैश्विक इतिहास की धारा ही बदल दी। यह कहानी डिस्कवरी की नहीं, बल्कि कनेक्शन की है। सही। एक ऐसा कनेक्शन जिसने दुनिया को करीब तो लाया, लेकिन साथ ही भविष्य में होने वाले शोषण और टकराव की नींव भी रखी। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, किसी जगह की खोज करने और उस जगह तक पहुंचने के रास्ते की खोज करने के बीच का ये फर्क। ये हमें इतिहास को देखने का एक नया चश्मा देता है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि इतिहास की और कौन-कौन सी कहानियां हम सिर्फ एक ही नजरिए से सुनते आए हैं। अगर कांजीमालम अपनी कहानी सुनाते तो 1498 की ये घटना कैसी लगती, या कालीकट का ज़ैमोरिन उस दिन का हाल बताता तो वो क्या कहता? बहुत दिलचस्प सवाल है। इतिहास सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि क्या हुआ, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है।